देखो सबसे पहले तो 2-3 क्वेश्चन जो अपने उसके बच रहे हैं माइक्रोस्कोप इसके, वो पहले नोट कर लो। अगर किसी को कोई परेशानी आती है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों की हेल्प करेंगे। आज खुद ट्राई करना, कल मैं आप लोगों को करवा दूंगा वो, ठीक है ना। एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, एक टेलीस्कोप का है, जिसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वो वाले क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क के लिए लिख लो। दोनों क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग मॉड्यूल के ट्राई करना, और आज अपने इवनिंग में 4:45 बजे है ना एडवांस की इसका डिस्कशन रहेगा। तो सभी लोग ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, कुछ भी रहे, पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। चलो लिखो क्वेश्चन। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एनलार्ज, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to enlarge, kept at a distance 0.03 meter from its objective, 0.03 from its objective, which consists of several convex lenses in contact, which consists of several convex lenses in contact and focal length 0.02 meter. If the lens of focal length 0.1 meter is removed, if the focal length of 0.1 meter, if the lens of focal length 0.1 meter removed from objective, find out the distance by which, eyepiece of microscope must be moved to refocus the image. Find out the distance by which microscope must be removed to refocus the image. And the second question, the telescope has objective of focal length 50. The telescope has objective of focal length 50 and eyepiece of focal length 5. And eyepiece of focal length 5. Eyepiece of focal length 5. The least distance of distinct vision is 25. ये मत लिखो यार, ये तो जानते हो ना। The telescope is focused for a distinct vision. The telescope is focused for a distinct vision on a scale 200 centimeter away from the objective. 200 centimeter away from objective. Calculate separation between objective and eyepiece and magnification produced. Calculate separation between objective and eyepiece एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो देखो ये 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करके लाने। अब चलो फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स मतलब कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? हाइजीन्स थ्योरी, है ना। अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं न्यूटन्स थ्योरी। अब जो चल रही है वो कौन सी है?
हाइजीन थ्योरी। ठीक है, तो अपन एक बार फिर से थोड़ा इसको रिमाइंड करते हैं, क्योंकि अब चीज़ें जो होगी वो वेव की फॉर्म में नज़र आएगी। वेव के फॉर्म में नज़र आने का मतलब सारी चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो इसको एक बार में पहले जो मैंने आप लोगों को साउंड वेव के अंदर सारी चीज़ें जो थोड़ी चीज़ें बताई थी उसी को मैं वापस बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि मैंने क्या चीज़ बताई थी कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे लाइट की अपनी अपनी थ्योरी देने वाले। एक तो आया था न्यूटन, एक आया था हाइजीन, और फिर अब इसके बाद जो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहला जो है ड्यूअल नेचर बेस्ड, वो है डी ब्रोगली का। मतलब पहला हम पढ़ रहे थे पार्टिकल थ्योरी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्रू द रे ऑप्टिक्स। किस वजह से पढ़ा था रे ऑप्टिक्स? क्योंकि रे ऑप्टिक्स ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जिसे डिस्पर्सन बोला जाता है, केवल ये थ्योरी बता पाया था। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन तो इसने बता ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं बता पाया था न्यूटन। ठीक है, अब अपन किस थ्योरी पे आ रहे हैं? अपनी हाइजीन थ्योरी पे। हाइजीन ने क्या चीज़ बोली थी कि देखो लाइट कंसिस्ट होती है किसकी फॉर्म में? ल्यूमिनस ईथर की फॉर्म में। और वो जो ल्यूमिनस ईथर होता है उसके अंदर क्या होता है कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे होते हैं पार्टिकल। उसने ये भी बोला था डिफरेंट कलर जो पार्टिकल्स का, डिफरेंट कलर जो होता है लाइट का, वो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होता है। ठीक है, और उसने अपने फिनोमिना से क्या क्या चीज़ बता दी थी कि देखो मैं रिफ्लेक्शन बता सकता हूँ, मैं रिफ्रैक्शन बता सकता हूँ, मैं डिफ्रैक्शन बता सकता हूँ, मैं इंटरफेरेंस बता सकता हूँ, और हम पोलराइजेशन भी बता सकते हैं। पर उसने TIR जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी चीज़ चमकती हुई नजर आती है तो वेव के फॉर्म में तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कतई पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने किसी पे लाइट गिराई तो वो चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? वहाँ TIR हो रहा होगा, पर वेव के फॉर्म में ये वाला नेचर पॉसिबल होना नहीं होगा। अब देखो उसमें ऐसे डिस्पर्सन वाली चीज़ भी वो नहीं बता पाया था कि डिफरेंट वेवलेंथ होती है पर वो स्प्लिट क्यों हो रही है, वो ये चीज़ नहीं बता पाया था। वो सारी चीज़ फिर किससे निकल के आई थी? न्यूटन्स थ्योरी से। ठीक है, अब देखो इसमें चीज़ें जो आने वाली है वो क्या है, इसमें कुछ अलग अलग वर्ड आएंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें आएगी, है ना। इंटरफेरेंस, पहले तो मेन काम क्या है, इंटरफेरेंस का क्या काम देखा गया, जैसे अपन इसमें 3 मेजर एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक तो YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो सारा किस पे बेस्ड है? इंटरफेरेंस पे। चाहो तो आप लोग ये चीज़ लिख लेना, एडवांस में केवल इंटरफेरेंस है, बाकी मेंस के अंदर ही है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। मतलब जिनका टारगेट अगर एडवांस है तो वो केवल इंटरफेरेंस पे फोकस करे, उनके लिए पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इंटरफेरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मेन काम क्या होता है इंटरफेरेंस का, वो मैं बताता हूँ। मान लो अगर आप चाहते हो कि कोई 2 सोर्स से मैं चीज़ों को बढ़ा दूँ, मतलब आउटपुट ज़्यादा कर दूँ, तो वही क्या कहलाता है? हमारा इंटरफेरेंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सारे अगर एक साथ क्लैपिंग करने लग जाए तो ओवरऑल द प्रोड्यूस साउंड विल इंक्रीज, है ना, और सेम फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है अगर आपने क्लैपिंग करी तो क्लैपिंग करोगे तो अगर सब अलग अलग क्लैपिंग करेंगे तो शोरगुल तो होगा, पर वो समझ में तब आएगा जब एक ही फ्रीक्वेंसी का होगा, है ना। तो अगर मेरे से कहा जाए कि इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या हुआ, तो जब बहुत सारे सोर्स मिलते हैं पर अगर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है तो अलग फ्रीक्वेंसी से वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्या चीज़? उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट है ना, वो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यही है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 पर्सन है, दोनों ने एक साथ सेम फ्रीक्वेंसी से ताली बजाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? जो अब वहाँ पे आपको बीट सुनाई दे रहे होंगे या जो भी आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगा वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर सुनाई दे रहा होगा। यानी जब उन्होंने क्लैपिंग करी तो क्लैपिंग करते टाइम क्या हुआ कि जो उन्होंने किया तो वहाँ पे मैक्सिमा बन गया, मतलब एक ही साथ दोनों ने क्लैप करा तो आवाज़ एम्पलीट्यूड बढ़ गई तो वो मैक्सिमा हो गया। फिर जब वो वापस हाथ हटा रहे होंगे तो वो क्या हो गया? मिनिमा हो गया। पर अगर दोनों अलग अलग उससे कर रहे होते तो क्या होता? ना तो वो क्लियरली मैक्सिमा सुन पाते, ना ही क्लियरली मिनिमा सुन पाते। तो ऐसे अब देखो इसमें नए नाम भी आएंगे, कुछ ऐसे सोर्स भी आएंगे जिनको बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। उनके बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। बाकी इंटरफेरेंस का बेसिक मीनिंग ये ध्यान में रखना है, इंटरफेरेंस हमेशा पॉसिबल तभी होता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो क्या होगा? ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो होगा वो फिक्स रहेगा, मतलब आपको शोरगुल सुनाई देगा पर आप किसी भी मैक्सिमा और मिनिमा को
क्लियरली नहीं सुन पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इस पे बेस्ड है। अगर हमारे से कहा जाए कि कोई दो सोर्स है, दो सोर्स की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, क्या उनके बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है? क्या इंटरफेरेंस हो तो सकता है, पर उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा हर एक जगह पे। मतलब अगर ये जैसे ये है ना, ये बज गया ना, अब ये मुझे हर जगह यही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब जगह जो होंगे वो इस ढंग से हो रहे हैं, उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी नहीं है, जिसकी वजह से दो वेव्स जो हो रही है सेम फ्रिक्वेंसी की नहीं होने की वजह से केवल शोरगुल प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। ठीक है ना? तो सब अब देखो इसमें एक चीज़ आएगी, नया नाम जो आएगा वो आएगा वेव फ्रंट। क्या नाम आएगा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी वेव अगर ट्रेवल करती है तो वेव के ट्रेवल करने से पार्टिकल जो होते हैं वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आया था, ये मैं आप लोगों को बता भी दूं, कौन सी वेव को पोलराइज किया जा सकता है? कौन सी वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है? देखो पोलराइज हमेशा उन्हीं वेव्स को किया जा सकता है जिनके प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन हो। अगर सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, उस डायरेक्शन में से अगर आपने पोलराइज कर दिया तो फिर फाइनल इंटेंसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है ना? तो वही चीज़ ये ध्यान में रखना, जैसे पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अपन पार्टिकल से वाइब्रेशंस को हटा लेते हैं। तो ये जस्ट है इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताया। पोलराइजेशन अपन आगे देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पोलराइजेशन क्या होता है। बस ये फिलहाल ध्यान में रखना, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से इसको आप पोलराइज कर सकते हो। पर अगर आपसे कोई कहे कि साउंड वेव को पोलराइज करके बताओ, तो साउंड वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, उसको फिल्टर किया जा सकता है। मतलब आप एक्स्ट्रा जो साउंड है उसको रिमूव कर सकते हो, एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को आप हटा सकते हो, पर आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप पोलराइज कर दो, है ना? और पोलराइज करने का मतलब क्या होता है? मतलब पोलराइज करने का मतलब ऐसा हो गया कि अभी हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना? पर अब आप एक एंगल से ही देख पाओगे। जैसे आप लोगों ने पहले वो स्केल वगैरह देखे थे ना, स्केल वगैरह में यूँ कुछ टिल्ट करते थे तो शेर अलग नज़र आता था। अरे वो बांधने वाले आते थे ना, तो उसके अंदर टिल्ट करते थे तो वो शेर भगता हुआ नज़र आता था, फिर यूँ करोगे तो अलग नज़र आता था, है ना? वो हो गई एक टाइप से 3D ज्योमेट्री जिसमें वाइब्रेशन सब डायरेक्शन में होते हैं, पर आपने जब उसको किसी एंगल पे देखा तो पोलराइज हो गई। या फिर अपनी 3D मूवियाँ होती, उसमें अगर आप नॉर्मली देखते हो तो क्या होते हैं? हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं। नॉर्मल आँख से आप बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, पर जैसे ही पोलराइज ग्लास लगाते हो तो चीज़ें क्या होती है? क्लियरली नज़र आ जाती है। तो उसमें अपन यही करते हैं कि सब डायरेक्शन से पार्टिकल का वाइब्रेशन हटा देते हैं और उसको क्या बना देते हैं? ट्रांसवर्स वेव। प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन क्या रख लेते हैं? वाइब्रेशन को। ठीक है, अब देखो बात कर रहा था मैं वेव फ्रंट के, तो वेव फ्रंट में क्या होता है? जैसे वेव यूँ चल रही होती है ना आगे की तरफ, तो जब वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रही होती है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में अगर वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है? जैसे मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे पार्टिकल का लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेम फेज में। जैसे मान लो मैंने एक पत्थर फेंका, किसमें? पानी में। तो आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो जैसे ही उसके अंदर गिरा तो वहाँ पे गोल गोल सर्किल बनने लग जाता है। तो वहाँ वेव फ्रंट को देखना बहुत ईजी होता है, जबकि वहाँ अगर आप देखो तो पानी यूं ही बढ़ रहा होता है आगे, पर वो सर्किल ऐसे बन रहे होते हैं कि जैसे देखो ये हाईएस्ट पीक पॉइंट को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट। तो आप एक चीज़ देखोगे, उन सर्किल के अंदर सभी क्रेस्ट बन रहे होंगे तो सभी क्रेस्ट ही होंगे, या फिर अगर सभी ट्रफ बन रहे होंगे तो सभी क्या होंगे? ट्रफ ही होंगे। तो वो क्या हुआ? जब देखो पार्टिकल क्रेस्ट पे था तो जो उसकी सेम फ्रीक्वेंसी थी उसमें सर्किल पे भी वही रही, जब ट्रफ पे था तो सबका लोकस भी उसी के अंदर आया। तो ऐसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन या ऐसे पार्टिकल का लोकस जो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हों उससे अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट क्या था एक्चुअल में? लाइट जो थी ना, हाइजीन ने इसी फॉर्म में बताया था कि लाइट हमेशा किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट की फॉर्म में।
कैसे ट्रैवल करती है। जैसे मैं एक सीधी सी बात बताऊं, उसने ये बोला था कि जैसे लाइट है यूँ आ रही है तो वेव फ्रंट जो होंगे, अब वेव फ्रंट कैसे होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स के क्या होंगे, लाइट कैसे, पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे फैलना स्टार्ट होती है, स्फेयर की फॉर्म में। तो अलग अलग स्फेयर जो आप बनाओगे ना अलग अलग रेडियस के, वो क्या हो चुके हैं उसके वेव फ्रंट। अब जैसे देखो, मान लो कि लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल कर रहे होंगे, वेव फ्रंट अपन ने क्या बोला, जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर मेरे से कोई कहे कि बताओ वेव फ्रंट कौन सी वाली डायरेक्शन, तो जो भी वेव की डायरेक्शन है ना उससे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि ये लाइट इंसिडेंट हुई, तो मेरे से कोई कहे कि बताओ वेव फ्रंट इसके बना के बताओ, तो इसके वेव फ्रंट बनाओगे कैसे भैया, देखो ये स्फेयर की फॉर्म में बनाएंगे ना भाई। लाइट जो चल रही है उसमें हमेशा अपन क्या करते हैं, स्फेयर की फॉर्म में, क्योंकि देखो यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो पार्टिकल यूँ वाइब्रेट कर रहे हैं इसमें, ये इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, और ये हमारी क्या हो गई, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हो गई। अब मान लो कि ये रेयर मीडियम था और ये आ गया डेंसर मीडियम, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये लाइट जानी ऐसे चाहिए थी पर कैसे चली जाएगी, ऐसे। तो अब आपसे पूछा जाएगी बताओ इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, तो क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा स्फेरिकल शेप दे दो। और वो स्फेरिकल शेप क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये वेव फ्रंट वैसे ही होते हैं जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। वेव फ्रंट वैसे ही होते हैं जैसे क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, एक स्फेयर। क्योंकि आप स्फेरिकल शेल के अंदर, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे अगर आपने आर रेडियस बनाई, तो इस आर रेडियस पे हर एक जगह पे पोटेंशियल अगर आप मेज़र करोगे तो सब जगह पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही आने वाला है ना। फिर आपने अगर दूसरा कोई स्फेयर बनाया ज़्यादा रेडियस का, तो हर एक पॉइंट पे जब जाओगे तो R2 हो गया, तो हर एक पॉइंट पे के क्यू बाय R2 ही आने वाला है। तो आप क्या कहते हो कि हर एक वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, सेम वैल्यू रहती है, उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यहाँ वेव फ्रंट को क्या बोलोगे, उन पॉइंट का लोकस जो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। तो ऐसे ही बताओ, अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट सोर्स रखा लाइट का, तो उनके वेव फ्रंट कैसे होंगे, लाइट किस तरीके से, आपने देखा होगा हमेशा बल्ब को अगर आपने किसी से हैंग करके लगा दिया तो उसमें लाइट इतनी तेज नहीं आती जितना अपन कहीं होल्डर लगा के लगवाते हैं। कारण उसके पीछे क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे होल्डर लगा के उस बल्ब को लगाया, तो उसके लिए बाउंडेशन हो चुकी है उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से कि उसको लाइट को ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अपने स्टडी टेबल आती थी, स्टडी टेबल पे एक वो लैंप बना रहता है ना, लैंप के ऊपर आप क्या कर देते हो, उसको ढक देते हो। ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपकी जो टेबल वगैरह होगी उसके ऊपर वो ऐसा लैंप लगा के रखते हैं जिससे सारा फोकस किधर की तरफ रहे, आपकी टेबल की तरफ रहे, या जो भी आपकी टेबल है उस पर पूरा फोकस बना रहे। क्यों, क्योंकि अगर वो सिंपल सा एक बल्ब लगा के रखते तो उसके तो बल्ब से जो उजाला जाता है वो किस फॉर्म में जा रहा होता, स्फेयर की फॉर्म में जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो रोशनी तो बढ़ जाती। अब उन्होंने वो शेप देने से क्या करा, उधर के जो जितनी भी लाइट जा रही थी उसको किधर फोकस कर दिया, नीचे की तरफ। इसलिए अपन कहीं पे बल्ब को लगाते हैं ना, तो इसलिए लगाते हैं ताकि सारी की सारी लाइट क्या हो, इधर की तरफ आए। अगर उसी को अगर अपन ने बिल्कुल बीच में हैंग कर दिया तो फिर वो लाइट का जो उजाला है वो इतना नहीं आएगा। तो पॉइंट सोर्स के कैसे हो जाएंगे, स्फेयर। अब ऐसे बताओ, वहाँ पे लाइन चार्ज जो होता था उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती थी, सिलेंड्रिकल होती थी। क्यों, क्योंकि सिलेंडर में अगर आप बढ़ना स्टार्ट करोगे तो पोटेंशियल सेम रहता था, है ना। और वहाँ मैंने क्या चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है कि नहीं होती, और इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो गई। अब ऐसे उल्टा सोचो कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है और ये क्या हो चुकी है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो पॉइंट सोर्स के लिए अगर मैं कहूँगा तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, आगे की तरफ, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वो स्फेरिकल सरफेस जो होगी वो क्या हो चुकी है, वेव फ्रंट।
ठीक है। अब दूसरा हो गया सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए क्या कहोगे कि अगर मान लो हमारा लाइट सोर्स एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऐसे लाइट आगे बढ़ेगी ये, तो ये ऐसे समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ऐसे ही हुआ करती थी और इस सिलेंडर में जितने भी पॉइंट होते थे उनका पोटेंशियल क्या रहता था, सेम रहता था। तो वैसे यहाँ पे ये क्या हो चुकी है कि लाइन सोर्स के जो वेव फ्रंट होते हैं वो तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और ये उसकी क्या हो चुकी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी रेडियली आउटवर्ड उसकी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। अब ऐसे ही मैंने वहाँ एक और चीज़ बताई थी कि अगर पैरेलल चार्ज होता है तो पैरेलल चार्ज के लिए कैसी होती है, कि पोटेंशियल सरफेस प्लानर हुआ करती थी। ऐसे ही अगर लाइन सोर्स भी ऐसा हुआ इनफाइनाइट या बहुत लार्ज डिस्टेंस का, तो वहाँ पे क्या जाएगी, कुछ इस टाइप की प्लानर सरफेसेस आ जाएगी। कि किसी एक प्लेन पे, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ से लाइट पैरेलल आ रही तो ये पूरा जो फ्लैट सरफेस होगी ना, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें क्या हो जाएगी, सबका जो वेव फ्रंट होंगे, सबके जो वाइब्रेशन होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है ना। तो ये वेव फ्रंट के बारे में था। वेव फ्रंट होता है क्या है, लाइट हमेशा किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। ज़्यादातर क्या होता है, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि कभी भी हमारे को, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, उन्होंने ये बोला था कि बताओ इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, और वहाँ पे अपन ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से वेव फ्रंट बनाने अपने को। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं। अब यहाँ पे रेयर डेंसर हो रहा है तो यहाँ पे लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया तो उससे परपेंडिकुलर, पहले तो आप क्या बोल रहा हो कि रेयर से डेंसर में लाइट गई तो उसका प्रोपेगेशन कैसा है, फिर उससे परपेंडिकुलर क्या बन जाएंगे, वेव फ्रंट। ठीक है। और हमेशा जैसे अगर बनाने होंगे तो कर्व शेप में क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो सोर्स होता है उससे हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में बन रहे होते हैं। और ये हाइजीन ने बोला भी था, आगे जब मैं आपको हाइजीन का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कराऊंगा तो उसने ये चीज़ बोली थी कि जैसे कहीं पे भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो वो नया सोर्स बन जाता है वाइब्रेशन का, है ना। अब वो कैसे वाइब्रेशन का नया सोर्स बन जाता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो कि ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट गिरी तो कुछ नए नए नाम मैंने जो कहा था ना वो क्या है, लाइट ऐसे आ रही है वेव फ्रंट की फॉर्म में, यहाँ स्ट्राइक हुई तो ये क्या हो चुका है, न्यू सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, न्यू सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। अभी नया सोर्स ऑफ वाइब्रेशन बन चुका है जिसको बोला उसने वेवलेट। ठीक है, तो उसने वेवलेट बोला। अब यहाँ से अगर मान लो लाइट ऐसे जाएगी तो उसने कहा कि ये इसकी वजह से नहीं जा रही, ये नया सोर्स ऑफ वाइब्रेशन बन रहा है ना, उसकी वजह से जा रही है। और फिर यहाँ पे अब ऐसे जाएगी लाइट तो ये इसके क्या हो जाएंगे, वेव फ्रंट्स हो जाएंगे। तो उसने कहा था कि लाइट जहाँ जहाँ स्ट्राइक होती जाएगी वहाँ पे क्या होते जाएंगे, नए सोर्स ऑफ वाइब्रेशन बनते जाएंगे और वो वाइब्रेशन ही क्या करते हैं, उसको लाइट को फैलाने का काम करते हैं, जिसे वेवलेट बोला जाता है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसी बातें अपन करेंगे। पहले तो अपन देखो हाइजीन वगैरह की थ्योरी पे मैं बाद में आऊँगा, रिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन के जो डेरिवेशन है ना वो तो बाद में करेंगे। पहले अपन काम की चीज़ें देखेंगे। पहला काम की चीज़ें तो क्या है, एक तो वेव फ्रंट क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें उनके वेव फ्रंट बनाएंगे कि किस किस तरीके से उनके वेव फ्रंट बनाने। फिर डायरेक्ट अपन जंप करेंगे अपने इंटरफेरेंस वाले पार्ट पे। वो डेरिवेशन जो अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले अपन ये सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरफेरेंस के क्वेश्चन करने, वो जो अपन ने साउंड वेव में किए थे और इसमें क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो अकॉर्डिंग टू हाइजीन थ्योरी, हाँ स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर, हाँ यूँ पूरा बनेगा ना, बॉल नहीं होती है 3D में, कैसे बनती है वो बॉल। तो ये यहाँ पे नया सोर्स कहीं से तो आ रहा होगा ना, ये तो अपन ये सोर्स ही मान के चल रहे हैं, इसलिए कर्व नेचर बन, हाँ। और अगर ये स्फीयर्स अगर ज़्यादा रेडियस के बन जाएंगे ना तो वो फिर प्लानर स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर क्या ये सीधा, हाँ भाई मैंने बताया ना कि लाइट ऐसे आ रही है तो ये उसका प्लानर सरफेस जो हो चुकी है वही हमारी वेव फ्रंट है।
चलो, अकॉर्डिंग टू हाइजीन थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव. According to hygiene theory, light consists of wave which is a transverse wave, thank you, which is a transverse wave and can be polarized और ब्रैकेट में लिख लेना किस वजह से पोलराइज कर सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है. सिंस पार्टिकल वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन, सिंस particle vibration is perpendicular to propagation. Particle vibration is perpendicular to the propagation. ठीक है. और फिर इसी वजह से अपन लॉन्गिट्यूडनल को भी नहीं कर सकते हैं, है ना. ये चीज़ भी आप खुद ही लिख लो. That's why we cannot polarize longitudinal wave. That's why we cannot polarize longitudinal wave. Does not require any medium. Light does not require any medium. Light does not require any medium and consists of large wavelength spectrum. इसके बाद नेक्स्ट लिखना, द लाइट विच हैज ओनली सिंगल वेवलेंथ. द लाइट विच हैज ओनली सिंगल वेवलेंथ is called as monochromatic light. The light which has a single wavelength is called as monochromatic light. और अकॉर्डिंगली ये चीज़ चेंज होती जाएगी, है ना. बात समझ में आ गई ना. अगर मैं कहूँ कि बाइक्रोमेटिक का मतलब तो 2 वेवलेंथ, ट्राइक्रोमेटिक का मतलब 3 वेवलेंथ, तो ये मल्टीक्रोमेटिक होती है लाइट. इस वजह से अपन उसको क्या बोलते हैं, इसके पास सेवरल कहाँ से कहाँ तक की होती है, 3800 से लेकर 7800, है ना. लाइट किसी भी मीडियम में जाए उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होता है वो सेम रहता है चाहे आप किसी भी मीडियम में रख दो. ठीक है ना. चलो अब इसके बाद लिखो वेव फ्रंट. when light travel the particle vibrations are in perpendicular direction of propagation. When light travel, particle vibration is in the perpendicular direction of propagation.
The locus of all the points, vibrating in same phase, the locus of all the points vibrating in same phase is called as wavefront. Light travel in form of wavefront. Next point, when light incident on a surface, that point on surface become the new source of vibration. When light incident on a surface, that point become a new source of vibration. That source is called as wavelet. अब जैसे क्या है कि उन्होंने ऐसा बना रखा था, एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपके उसी में होगा मॉड्यूल में, या ऐसा था कि ऐसा मीडियम बना दिया था, ये कुछ अलग मीडियम। उन्होंने कहा कि लाइट ऐसे आ रही है यूं सीधी, ठीक, और ये बोल दिया था कि मीडियम है, मीडियम डेंसर वाला है, और ये क्या है, रेयरर वाला है। और आपसे बोला था कि बताओ पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट विल बी। तो यहाँ क्या है, एक तो बना दी थी ये, एक बना दी थी ये, एक यूँ बना दी थी, और एक ऐसे कुछ बनाई थी, यूँ बना रखे उन्होंने, है ना। मेरे को क्लियरली आ नहीं रहा यार क्वेश्चन, जो भी होगा अब देख लेना तुमसे, है ना। अब देखो ये सरफेस वाली डायरेक्शन है ना, ये सरफेस, नहीं तो दोनों में पता ही नहीं लगे कौन सी सरफेस है, ये सरफेस है ना। तो क्या होगा, ये हमारी सरफेस हो गई, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई हो, तो ये हमारा क्या बना, नॉर्मल। इसका वेव फ्रंट अगर मुझे बनाना होता तो मैं यूँ बनाता, पर मेरे को तो क्या है कि ऐसे जा रही लाइट, अभी डेंसर में जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी पर यूँ चली जाएगी, जर्नी इतनी जाएगी। पर वो उन्होंने तीनों डायग्राम जो दे रखे थे ना, वो इस ढंग से दे रखे थे कि वो तीन में से क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कोई कहे ना कि सर इनमें से पता कैसे लगेगा, तो अगर आप ऐसी भी वेव लोगे ना तो उसमें क्या हो गया, ऐसे ही बनेंगे वो, है ना। तो फिर वो ऐसा का कुछ आंसर उन्होंने दे रखा था, तो वो 3-4 वेव उन्होंने बना रखी थी, तो उन्होंने केवल ये इंसिडेंट लाइट दे रखी थी और बोला था कि पॉसिबल वेव फ्रंट इसके अंदर कौन सा होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना कि वेव फ्रंट किस तरीके से हमारे को बनाने हैं। एक तो ये वाला एग्जाम्पल कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही थी, तो अगर मुझे वेव फ्रंट बनाने होंगे तो पहले तो मैं लाइट जो प्रोपेगेशन की थी रेयरर से डेंसर में बनाऊँगा, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे बनाई और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होगी वो ड्रॉ कर दी, वही उसके क्या हो जाएंगे, वेव फ्रंट हो जाएंगे। ऐसे ही इसके अंदर हो गया। अब मुझे ये एग्जाम्पल दे रखा होता तो कैसे वेव फ्रंट बनाने थे, तो वहाँ पे इस तरीके से ये नोट कर लो। इसके बाद ये प्रोपेगेशन और ये वाइब्रेशन। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आर्क की फॉर्म में बनाओगे। ये ऐसा क्या कर रहे हैं इधर, बहुत टाइम से कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही नहीं कि 2-5 दिन से। अपने वॉइस तो क्लियर आ रही है,
देख लेना एक बार, इसका ज़्यादा अफेक्शन तो नहीं हो रहा ना कि पता चले मैं तो बहुत गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, उधर वो पूरी। हाँ ठीक है, इसको और ऊपर करना पड़ेगा मतलब मुझे। चलो नोट करो जल्दी। देखो ये बनाने का कारण क्या है, 2 नंबर में 1 नंबर में कभी डायग्राम पूछ लिया जाता है बोर्ड में, और ये पार्ट हटाया नहीं है। हटाया जो है वो पोलराइजेशन से हटाया है। ये लिख लेना, वेव फ्रंट जो होते हैं ना वो सेम नेचर रखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होती थी इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो इसमें तकरीबन मैं जहाँ तक है पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा सारे जितने भी वेरिएशंस है वो कवर हो जाए, क्योंकि इसमें समझ के चलना बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा तब जाके इंटरफेरेंस होगा। यूँ समझ लेना कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो होते हैं ना वो तो लास्ट के 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर फ्री हो जाएंगे। मेनली अगर ये 10-12 लेक्चर जो चलेगा ना तो 9 लेक्चर तक तो इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तो अपन वो करेंगे फिर इंटेंसिटी के करेंगे, फिर उसमें डबल स्लिट आ जाएगी,
फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उसमें स्लैब लगाते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं। पार्ट डिफरेंस मेनली समझ के चलना कि हर एक जगह जगह पे अपन पार्ट डिफरेंस निकालेंगे और अपन 20 to 25 क्वेश्चंस इतने अच्छे वाले करेंगे जिसके अंदर आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो। और वो तभी होगा जब आप एक एक चीज़ें साथ के साथ क्लियर करते चले। अब जैसे अभी तो मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूँ तो वो डेरिवेशन है वही इंटरफेरेंस वाला। इंटरफेरेंस में क्या करा था अपन ने, दो वेव मानी थी। अब क्या बोला था कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, एक दूसरे से आके मीट करती है, तो किसी किसी जगह पे तो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और किसी किसी जगह पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो जहाँ बढ़ जाता है उन्हें तो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे कम हो जाता है उसे क्या बोला जाता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये पूरा फिनोमिना ही क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। ठीक है। और उसमें अपन ने किस तरीके से करा था, क्या मानी थी कि एक वेव मानी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई1। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई आपको, वहाँ पे भी बताई थी, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। फॉर द इंटरफेरेंस देयर मस्ट बी सेम फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, अदरवाइज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना। अब अगर वहाँ पे फेज डिफरेंस वेरी करेगा तो मैंने आपको उस टाइम एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी कोई एंगल वेरी करता है तो वी हैव टू टेक देयर एवरेज वैल्यू, और हमें पता है cos फाई की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो वहाँ पे हर एक जगह पे इंटेंसिटी, हर एक जगह पे एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा। मतलब एम्पलीट्यूड फिक्स हो चुका है, इंटरफेरेंस तो हुआ पर वहाँ पे केवल लाउडनेस नज़र आ रही है, बाकी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मैंने बताया था ना कि अगर मान लो किसी जगह पे भीड़ इकट्ठी हो रही होती तो हमारे को आवाज़ तो आ रही होती पर ये पता नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो वाली कंडीशन किस में हो चुकी है कि हर एक जगह पे फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब इस कमरे के अंदर मान लो सब अपनी अपनी अलग अलग बातें करने लग जाएंगे तो सब में क्या होगा, इंटरफेरेंस तो हो रहा होगा, क्योंकि जो दो बातें कर रहे हैं उन दोनों की वॉइस अगर सेम बातें हो रही होती तो वहाँ वॉइस बढ़ जाती। पर अब सबकी जो वेव्स है वो कंबाइंड होकर क्या कर रही है, इंटरफेरेंस तो कर रही है, पर उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में cos फाई जो है वो वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से एवरेज वैल्यू लेते रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जिसकी वजह से वहाँ केवल लाउडनेस सुनाई देती है, ये पता नहीं कर पाता कि कौन बातें कर रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ इंटरफेरेंस में लिख लो, वेन एवर टू एंड मोर देन टू वेव्स whenever two or more than two waves having same frequency and constant phase difference superimposed to each other, traveling in same direction whenever two or more than two waves having same frequency and constant phase difference superimpose traveling in same direction then interference occur. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इफ टू वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल फेज डिफरेंस, मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ कि फ्रिक्वेंसी तो सेम है, फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है, या फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। इफ टू वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल फेज डिफरेंस superimposed to each other then resultant amplitude will contain
ए सिंगल वैल्यू एट एवरीवेयर हर एक जगह पे जो आएगी वो क्या आएगी, एक सिंगल वैल्यू ही आ रही होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई 2, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ देखी, ओमेगा t भी सेम, यानी एक तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर इनके बीच में पार्ट डिफरेंस आता है तो फिर यहाँ पे फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा, फॉर इंटरफेरेंस y रिजल्टेंट क्या लिखोगे, y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, क्या जाएगा, a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 2, क्या आएगा यहाँ पे कि लेट फाई 2 माइनस फाई 1 को मैंने बोला फाई, तो यहाँ फाई 2 की वैल्यू आ गई फाई 1 प्लस फाई, तो यहाँ क्या बना, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 1 प्लस ये आ गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 1 प्लस फाई। फिर अपन ने क्या करा था कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 1 को मैंने माना था p, तो ये बन गया था a1 साइन p प्लस a2 साइन p प्लस फाई, और यहाँ पे यह आएगा a1 साइन p प्लस a2 साइन p कॉस फाई प्लस a2 कॉस p साइन फाई। फिर हमने यहाँ पे a1 प्लस a2 कॉस फाई को एक तरफ किया और इधर कर दिया साइन p प्लस a2 साइन फाई को एक तरफ किया और यहाँ आ गया कॉस p। फिर हमने इसको लिखा था कि लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा और a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या बन गया था, ये आ गया था y रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन p कॉस थीटा प्लस a कॉस p साइन थीटा। तो यहाँ से बना था a साइन p प्लस थीटा, ये y रिजल्टेंट ये निकल के आया था। जब अपन इसकी वैल्यू डालेंगे तो y रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई 1 प्लस थीटा, ये निकल के आया है ना। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या जाता था कि a रिजल्टेंट की जो वैल्यू निकल के आई है वो आ गई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस फाई, है ना। और वहाँ अपन ने देखा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो a रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि I1 तो हो गया KA1 स्क्वायर, I2 हो गया KA2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, KA रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 रूट KA1 प्लस रूट KA2 इंटू कॉस फाई, ऐसे लिखोगे, सही है ना। K से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आ गई, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब मैंने इसमें एक चीज़ बताई थी कि हमें ऐसे ध्यान में नहीं रखना है। क्या चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, जैसे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, वो क्या है
मान लो मुझे दे दी y1 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री, और दे दिया y2 इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा टी 3 कर लेते हैं के एक्स प्लस 60 डिग्री, ऐसे दे दिया। तो सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? कुछ नहीं, इसको वेक्टर से करो। कैसे करो कि मैंने मान लिया कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो एक वेक्टर यहाँ हो गया कितने पे? 30 डिग्री पे। रेफरेंस लाइन कौन सी हो गई? ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली। तो इससे 30 डिग्री पे कौन सा वेक्टर है? 2 वाला। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस समथिंग समथिंग लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 160 कितना हो गया? 150। तो वो यहाँ से 150 बना रहा है, तो यहाँ 150, यहाँ का यहाँ आएगा कितना? ये 150, ये 150 टोटल हो गया। तो इसका कितना हुआ? ये 120 डिग्री। अब मुझे पता है 2 वेक्टर के बीच का कैसे सोल्व करना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ कोस 120 माइनस 1/2, ये इससे कैंसिल कितना है? ये -6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 4 13, 13 में से 6 गए तो कितने? 7, तो ये आ गया √7। और रिजल्टेंट किधर आएगा? यूँ आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें कौन परपेंडिकुलर बनेगा? ये। और बेस कौन सा बनेगा? बताया था ना ये। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ क्या लिखोगे कि a2 साइन फाई प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये सारी चीज़ें अपन जो लिखते हैं ना, उसमें क्या आ जाएगा? देखो a2 कौन सा है? ये a1 बन चुका है, और ये क्या बन चुका है? a2। तो a2 कितना है? 3 है। साइन फाई कितना होगा? साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा? बोलो, इधर लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू √3/2, सही है ना? a2 साइन फाई साइन 120 डिग्री डिवाइड बाय a1 कितना है? 2 प्लस a2 cos फाई -1, यह आएगा कितना? 3 इंटू -1/2, सही है? क्या आ रहा है ये? -3 √3/2। ये tan थीटा आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या लिखूंगा मैं? फाइनल आंसर में क्या लिखने वाला हूँ? 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ -3 √3/2, क्योंकि रेफरेंस लाइन से हमेशा एंगल लिखा जाता है। और वही यहाँ पे मैंने देखो फाइनल आंसर जो लिखा उसमें क्या आया था? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 1 प्लस थीटा। तो जो आप रेफरेंस लाइन लेके चल रहे हो उसका वो एंगल ऐड होगा, ठीक है ना? चलो ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर इसको। पूछ नेगेटिव आएगा तो -12 आ जाएगा ना, और ये 2 -1/2 आएगा, यूँ पॉजिटिव आएगा यार। ये आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1/2 ही आएगा। तो ये 3 √3 आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव और 3 √3 आ जाएगा।
गया। बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।